उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मास्टर विक्टर ने जवाब दिया, उस्ताद कालू तुम्हें जो बच्चे पहुंचाता है वो तुम कहां भेजते हो? इमरान ने कहा। तो मास्टर विक्टर ने एक बार फिर उछलने की नाकाम कोशिश की। बच्चे? कौन से बच्चे? किन बच्चों की बात कर रहे हो? मास्टर विक्टर ने कहा, लेकिन इमरान को उसके खोखलेपन का एहसास हो गया। वो बच्चे जो उस्ताद लालू आलमपुर से अगवा करके ले आता है। इमरान ने कहा, मेरा बच्चों से क्या ताल्लुक? मैं तो वैसे ही बच्चों से नफरत करता हूं, बेकार कुलबुलाते हुए कीड़े। मास्टर विक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। जोसेफ? इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। जोसेफ ने आगे बढ़कर कहा, इसका मुंह खुलवाओ, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ ढीला पड़ा तो गोली से उड़ा दूंगा। इमरान ने जोसेफ को घूरते हुए कहा, लेकिन इसका लहजा बेहद सख्त था। शायद विक्टर ने जिस तरह बच्चों से नफरत का इजहार किया उसने इमरान का मूड बदल दिया। मैं सच कह रहा हूं, और सुनो, खबरदार मेरे नज़दीक कोई ना आए। मैं मास्टर विक्टर हूं, मास्टर विक्टर। विक्टर ने चीखते हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे कोड़े की शराब की तेज आवाज़ों से कमरा गूंज उठा। लेकिन मास्टर विक्टर के मुंह से चीखों की बजाय सिर्फ सिसकियां से निकल रही थी। कर लो जुल्म, अभी मैं तुम सबकी गर्दनें तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा, यखलख्त मास्टर विक्टर ने चीखते हुए कहा। लेकिन चौथे या पांचवें कोड़े पर उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दी गई। उसका लिबास फट गया और सीने, बाजुओं और पेट पर कोड़े की ज़रबों ने जख्म लगा दिए। जोसेफ किसी खुदकार मशीन की तरह मुसलसल कोड़े पर साए चला जा रहा था। फिर कमरा विक्टर की चीखों से गूंजने लगा। बताता हूँ, रुक जाओ, बताता हूँ। अचानक विक्टर ने हिस्यानी अंदाज में कहा तो इमरान के इशारे पर जोसेफ ने हाथ रोक लिया। पानी दो, मुझे पानी दो, विक्टर ने कहा। मिल जाएगा पानी, पहले बताओ और सुनो, झूठ मत बोलना, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। वो बच्चे मैंने काफरिस्तान भिजवा दिए थे। काफरिस्तान से बच्चों का एक स्मगलर आया हुआ है, उसका नाम शेर सिंह है। वो बच्चे ले गया था, विक्टर ने जवाब दिया। लेकिन इमरान फौरन ही समझ गया कि इस हालत तक पहुंच जाने के बावजूद विक्टर झूठ बोल रहा है। जवाना, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। यस मास्टर, जवाना ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। इसकी एक कान निकाल दो ताकि इसे झूठ बोलने का कुछ तो सबक मिले, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और तेजी से आगे बढ़ा। क्या कह रहे हो? रुक जाओ, विक्टर ने हिस्यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। लेकिन जवाना ने एक हाथ उसके सर पर रखा और दूसरे हाथ की उंगली उसने नेज़े की तरह उसकी पूरी कुव्वत से आंख में घुसेड़ दी और कमरा विक्टर की हलक से निकलने वाली करबनाक चीखों से गूंज उठा। जवाना ने उंगली बाहर निकालकर उसके लिबास से साफ की और पीछे हट गया। विक्टर तकलीफ की शिद्दत से दाएं बाएं इस तरह शर्मा रहा था जैसे उसकी गर्दन में मशीन फिट हो। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि झूठ बोलने की क्या सजा है। अब बताओ, किसके हवाले किए थे बच्चे तुमने? वरना दूसरी आंख भी गायब हो जाएगी और जब तुम अंधे हो जाओगे तो फिर मैं देखूंगा तुम्हें कौन मास्टर मानता है, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम जालिम हो, तुम वहशी हो। मैंने बच्चे मारुति हाउस पहुंचा दिए थे, मारुति हाउस, विक्टर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। कहाँ है मारुति हाउस? तफसील बताओ, इमरान ने कहा। कुंडियारी रोड पर शरीफ कॉलोनी की कोठी है मारुति हाउस, डॉक्टर आलमगीर वहां रहता है, विक्टर ने कहा। क्या नंबर है इस कोठी का? इमरान ने पूछा। मुझे नंबर नहीं मालूम, मैं कभी नहीं किया। मेरे आदमी सारा काम करते हैं, मेरे आदमी काम करते हैं, विक्टर ने कहा। किसके हुक्म पर तुम बच्चे वहां भेजते हो? इमरान ने पूछा। बादशाह के हुक्म पर, बादशाह के हुक्म पर। वो हमारा उस्ताद है, वो पूरे दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा बदमाश है। सारे दारुल हुकूमत में बादशाह की बादशाहत चलती है, विक्टर ने चीख कर कहना शुरू किया। क्या करता है वो इन बच्चों का? इमरान ने पूछा। वो बिजनेस करता है, कोई सेठ उसके लिए। मैं उसे नहीं जानता। डॉक्टर आलमगीर इन बच्चों की आंखें निकालकर किसी महलूल में महफूज करता और फिर सेठ के आदमी ये आंखें ले जाते हैं और बच्चों को हलाक करके इधर उधर कस्बों में वैरान जगहों पर ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। विक्टर ने जब बोलना शुरू किया तो मुसलसल बोलता चला गया। बादशाह कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। वो कहीं नहीं रहता और सब जगह रहता है, वो यहाँ भी मौजूद है और सब कुछ मालूम हो जाता है उसे। यकीनन मालूम हो गया होगा कि तुमने मुझ पर जुल्म किया है और अब तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा, इंतहाई इबरतनाक।
विक्टर ने चीख चीख कर कहा। कहाँ रहता है बादशाह, बोलो वरना दूसरी आंख भी निकलवा दूंगा। इमरान ने बेइंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो फ़ोन पर बात करता है, इसका फ़ोन आता है, किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन सारे अड्डे उसके हैं। विक्टर ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कि वो सामने भी ना आए और तुम उसे उस्ताद मान लो? इमरान ने कहा। वो बहुत बड़ा उस्ताद है, पूरे मुल्क उसे उस्ताद मानता है, उसके आदमी पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। विक्टर ने कहा। उसका तुम किसी नंबर पर उसको फ़ोन करते हो? इमरान ने कहा। तो विक्टर ने फ़ोन नंबर बता दिया। मैं तुम्हारी बात कराता हूँ उसे कहो कि तुम उससे खुद मिलना चाहते हो, बच्चों के सिलसिले में ख़ास बात करनी है। इमरान ने कहा। वो इस तरह बात नहीं करता, कभी नहीं करता। विक्टर ने कहा। बहरहाल अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे यकीन दिलाओ कि तुमने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। इमरान ने कहा, मगर एक बार भी उसका लहजा सर्द हो गया था। ठीक है, कराओ बात, विक्टर ने कहा। तो इमरान ने पास पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करके उसका लाउडर ऑन करके उसने फ़ोन सेट टाइगर को दे दिया। टाइगर उठकर विक्टर के करीब किया और उसने रिसीवर विक्टर के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ बजने की आवाज़ सुनाई दी। यस, एक चीखती हुई सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। विक्टर बोल रहा हूँ जनाब, विक्टर ने इंतहाई मनमनाते हुए लहजे में कहा। क्या हुआ इस टाइगर का? दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान के साथ साथ विक्टर के करीब खड़ा टाइगर भी बेख्तियार चौंक पड़ा। इसका घेराव किया जा रहा है जनाब, जैसे ही वो घेरे में आया उसे हलाक कर दिया जाएगा। अलबत्ता एक बात बच्चों के सिलसिले में सामने आई है, इसलिए मैंने फ़ोन किया है। विक्टर ने कहा। कौन सी बात? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा क्या? जनाब, एक हुकूमती इदारा इन बच्चों के सिलसिले में कार्रवाई कर रहा है। वो मेरे पास आए थे लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया है, लेकिन लगता है कि वो लोग आसानी से टलने वाले नहीं हैं। विक्टर ने कहा। कौन सा इदारा है, मुझे बताओ। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन लगता है कि उनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। विक्टर ने जवाब दिया। तुम फिक्र ना करो, इंटेलिजेंस में हमारे आदमी मौजूद हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो टाइगर ने रिसीवर कॉरिडोर पर रखा और वापस आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। फ़ोन सेट उसने करीब तपाई पर रख दिया था। टाइगर कौन है जिसका हवाला बादशाह ने दिया था? इमरान ने पूछा। उस्ताद कालू के अड्डे पर होने वाले कत्ले आम के सिलसिले में जो मालूमात इकट्ठी की गई हैं, उनके बाद वहाँ एक ऊंचे दर्जे के बदमाश टाइगर को देखा गया और बादशाह ने अपने तौर पर जो मालूमात कराई हैं, उसके बाद टाइगर अलास्का होटल में रहता है। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया है कि टाइगर को पकड़कर उससे इस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जाए। विक्टर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुमने टाइगर का हुलिया तो मालूम कराया होगा? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन सुना है कि वो मेकअप में रहता है। बहरहाल अब वो बच ना सकेगा क्योंकि होटल अलास्का में हमारे आदमी मौजूद हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा उसे बेहोश करके अड्डे में पहुँचा दिया जाएगा। डॉक्टर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में कहा। तुमने बादशाह को किन लोगों के बारे में कहा है कि उनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है? इमरान ने पूछा। तुम्हारे बारे में, क्योंकि यहाँ की पुलिस को तो मैं बखूबी जानता हूँ, इसलिए लाजमन तुम्हारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से हो सकता है। अब मेरा पैगाम बादशाह तक पहुँच गया है, अब तो मुझे छोड़ देने पर मजबूर हो जाओगे। विक्टर ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में कहा। जवाना, इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, जवाना ने जवाब दिया। इसे ऑफ कर दो, इमरान ने कहा। तो जवाना ने बिजली किसी तेज़ी से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही विक्टर के हलक से अधूरी सी चीख निकली और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। उसकी लाश को बरकी भट्टी में डाल दो। और टाइगर, तुमने सुना है कि तुम्हारी रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया गया है, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने उठते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अब मजीद किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए इन लोगों का खात्मा कर दिया जाए। टाइगर ने उठते हुए कहा। कर लोगे इंतज़ाम? इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यस बॉस, बड़ी आसानी से, टाइगर ने उसके पीछे आते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा। बॉस, इस बादशाह और इस डॉक्टर आलमगीर को भी तो ट्रेस करना होगा, टाइगर ने कहा। यह काम 4 स्टार्स का है, चीफ ने यह काम 4 स्टार्स के हवाले कर दिया है। वैसे मैं उन्हें कह दूंगा कि ज़रूरत पड़ने पर वो तुमसे राब्ता कायम कर लें, इमरान ने एक कमरे की तरफ मुड़ते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और फिर पोर्च में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इमरान कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठा और उसने रिसीवर उठाकर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी।
डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस शहाब अहमद बोल रहा हूँ, इमरान ने तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मौत पाना लहजे में कहा गया। एक नंबर नोट करो और चेक करके बताओ ये नंबर कहाँ नस्ब है और किसके नाम पर है। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने नंबर बता दिया जिस पर बादशाह से बात हुई थी। सर ये नंबर स्पेशल सैटेलाइट का है, सेंट्रल एक्सचेंज का नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान चौंक पड़ा। कैसे मालूम हुआ तुम्हें? इमरान ने पूछा। उसके लहजे में हैरत थी। सर ये नंबर 40 से शुरू होता है और ये कोड स्पेशल एक्रीमियन सैटेलाइट का है। यहाँ उनकी कंपनी क्राइसिस बाकायदा हुकूमत के लाइसेंस के तहत काम कर रही है और उन्होंने भारी मुआवजे पर यहाँ सैकड़ों ऐसे नंबर अलॉट किए हुए हैं। ऑपरेटर ने पूरी तफसील से जवाब देते हुए कहा। उनके बारे में मालूमात कहाँ से मिल सकती हैं? इमरान ने पूछा। सर क्राइसिस कंपनी का हेड ऑफिस और उसके तहत स्पेशल एक्सचेंज है। दूसरी तरफ से कहा गया। इसका नंबर बताओ। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और पेकुलर दबाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्राइसिस ऑफिस, एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस से डिप्टी डायरेक्टर बोल रहा हूँ। कौन है? जनरल मैनेजर, उससे मेरी बात कराओ। इमरान ने तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जनरल मैनेजर जुबैरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस शहाब अहमद बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज़्यादा तहमकाना हो गया था। यस सर, हुक्म फरमाएं। दूसरी तरफ से इस बार कदरे नरम लहजे में कहा गया। एक फ़ोन नंबर नोट करें और चेक करके मुझे बताएं कि फ़ोन नंबर किसके नाम और किस जगह पर नस्ब है। ये ख्याल रखें कि स्टेट मामला है, इसलिए आपने दुरुस्त जवाब देना है। इमरान ने कहा। यस सर, फरमाइए सर, क्या नंबर है? दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने नंबर बता दिया। होल्ड करें जनाब, मैं चेक करके बताता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर। चंद लम्हों बाद जनरल मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। आप अपना दुरुस्त तारुफ कराएं क्योंकि सेंट्रल इंटेलिजेंस वालों ने जवाब दिया है कि उनके इदारे में कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। जनरल मैनेजर ने कदर तलख लहजे में कहा। आपका पूरा नाम क्या है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मेरा नाम बिलाल जुबैरी है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तो बिलाल जुबैरी साहब, आप ये बात मुझसे पूछ लेते। आपका क्या ख्याल है कि इंटेलिजेंस वाले इस तरह हर आदमी को अपने खुफिया सेटअप के बारे में मालूमात मुहैया कर देते हैं? अब दो सूरतें हैं। एक तो ये कि आपकी पूरी कंपनी को सील कर दिया जाए और आपको गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाया जाए ताकि आपको मालूम हो सके कि सेंट्रल इंटेलिजेंस को मालूमात मुहैया ना करना कितना बड़ा जुर्म है। दूसरी सूरत यह कि आपको इस ओहदे से फौरी तौर पर फारिग कर दिया जाए। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओह, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। दूसरी तरफ से जनरल मैनेजर ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। आप मेरे सवाल का जवाब दें, मैं आपकी तसल्ली कर दूंगा। इमरान ने कहा। सर ये नंबर ज़ीशान कॉलोनी की कोठी नंबर 118 में नस्ब है, डॉक्टर एहसान अहमद साहब के नाम पर। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आपने अच्छी तरह चेक कर लिया है? इमरान ने पूछा। यस सर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अब ये बात भी सुन लें कि अगर आपने अपनी एजेंसी की कारकर्दगी दिखाने के लिए इस नंबर पर कॉल करके बता दिया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस इसके बारे में मालूमात हासिल कर रही है तो आपकी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजर सकती है। इमरान ने कहा। नो सर, मैं समझता हूँ सर। बिलाल जुबैरी ने और ज़्यादा बौखलाए हुए लहजे में कहा तो इमरान ने ओके कहकर कॉरिडोर दबाया और फिर टोन आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सदीकी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, खाली सदीकी कहने से कोई रोब नहीं पड़ सकता, चीफ ऑफ 4 स्टार्स कहा करो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इमरान साहब, चीफ का लफ्ज़ तो हमारे लिए शजरे मुमनुआ है। बहरहाल आप फरमाएं। सदीकी ने कहा। मैं राना हाउस से बोल रहा हूँ। जो बच्चे आलमपुर से उस्ताद कालू लाया था उसके बारे में मालूम हुआ है कि ये बच्चे कुंडियारी रोड पर वाक़या शरीफ कॉलोनी की एक कोठी जिसका नाम मारुति हाउस है और जो डॉक्टर आलमगीर की कोठी है में पहुँचाए जाते हैं। वहाँ उन बच्चों की आँखें निकाल कर महफूज कर ली जाती हैं और इन बच्चों को हलाक करके उनकी लाशें दूर खेतों में दबा दी जाती हैं। उस्ताद कालू जो 4 बच्चे आलमपुर से लाया था वो भी वहीं पहुंचाए गए हैं। इसलिए तुम 4 स्टार्स के साथ वहां छापा मारो और इस डॉक्टर आलमगीर को हर सूरत में जिंदा पकड़ना है ताकि इससे आगे की सूरत हाल मालूम हो सके। इमरान ने कहा। ओह ठीक है, ये तो इंतहाई अहम इत्तला है। सदीकी ने कहा। इस डॉक्टर आलमगीर से पूछ कुछ करके मुझे रिपोर्ट दे देना। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रस्सी रख दिया।
जोसेफ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। यस बॉस। दरवाजे के बाहर मौजूद जोसेफ ने किसी जिन की तरह अंदर दाखिल होते हुए कहा। जवाना से कहो कि वो तैयार रहे और बड़ी कार बाहर निकालो, हमने इस बादशाह की रिहाइशगाह पर छापा मारना है। इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं इंतजाम करता हूँ, जोसेफ ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी कार में सवार ज़ीशान कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। एक शानदार अंदाज में सजे हुए कमरे में एक बड़ी मेज़ के पीछे एक लंबे कद और छरीले जिस्म का मालिक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसने बड़ी बड़ी मूछें लोहे की सिलाखों की तरह साइडों में निकली हुई थी। चेहरे से वो खासा सख्त मिजाज और खुशहाल दिखाई दे रहा था। उसके जिस्म पर नीले रंग का जदीद तरीन तराश का सूट था। मेज़ पर 4 मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन सेट मौजूद थे। ये सेठ अकमल था, दारुल हुकूमत में स्पेयर पार्ट्स का सबसे बड़ा ताजिर। उसे स्पेयर पार्ट्स किंग भी कहा जाता था। अकमल कॉरपोरेशन के नाम से उसकी फर्म दारुल हुकूमत के एक बिजनेस प्लाजा में काम करती थी। इसके साथ साथ वो एक क्लबों और कई होटलों का भी मालिक था, लेकिन बिजनेस का सारा काम उसके मैनेजर्स करते थे। जबकि सेठ अकमल अपनी रहाइशगाह में बने हुए अपने इस ऑफिस नुमा कमरे में ही बैठा रहता था। अब भी वो बैठा एक फाइल के मुतालिया में मसरूफ था कि सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, सेठ अकमल ने काट खाने वाले लहजे में कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। क्यों कॉल की है? सेठ अकमल ने करख्त लहजे में कहा। जनाब, आपको वाइट फैदर बिजनेस के सिलसिले में खसूसी रिपोर्ट देनी है। दूसरी तरफ से कहा गया तो सेठ अकमल पे इख्तियार चौंक पड़ा। वाइट फैदर के सिलसिले में क्या हुआ है? सेठ अकमल ने चौंक कर कहा। डॉक्टर आलमगीर को इस कोठी से अगवा कर लिया गया है और बादशाह भी अपनी रहाइशगाह से अचानक गायब हो गया है। विक्टर जो इस बिजनेस का मेन आदमी है, उसके होटल में बेतहाशा फायरिंग हुई है और वहां मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दिया गया है। अलबत्ता विक्टर की लाश वहां से नहीं मिली। इस तरह विक्टर को सप्लाई देने वाले उस्ताद कालू के मखसूस अड्डे पर भी कत्ले आम किया गया और उस्ताद कालू की लाश वहीं उसके अड्डे पर मिली है। उसकी गर्दन दबाकर उसे हलाक किया गया है। आलमपुर से रिपोर्ट मिली है कि वहां हमारे सप्लायर उस्ताद लालू की अदम मौजूदगी में उसके नायब ताजू को 2 आदमियों ने हलाक कर दिया। और जनाब, चूंकि पुलिस हर जगह पहुंच गई है, इसलिए वाइट फैदर का सारा बिजनेस ठप होकर रह गया है। रॉबर्ट ने कहा तो सेठ अकमल के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। कौन कर रहा है ये सब कुछ? क्या हमारे मुकाबले में कोई नया ग्रुप आ गया है? सेठ अकमल ने कहा। जो तफसीलात मिली हैं उनके मुताबिक बादशाह की रिहाइशगाह के गिर्द 2 देवहेकल हबशियों को देखा गया है और उनमें से एक हबशी ने ही विक्टर के होटल में फायरिंग की है। और जनाब, ये दोनों हबशी यहाँ के एक आदमी अली इमरान के मुलाजिम हैं और ये अली इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का बेटा है, लेकिन वो अलहदा फ्लैट में अपनी एक बावर्ची के साथ रहता है। ये इंतहाई खतरनाक आदमी समझा जाता है। इसका एक शागिर्द है जिसका नाम टाइगर है और ये टाइगर यहाँ की ज़ेरे ज़मीन दुनिया के आला तबकों में काम करता है। रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि ये इमरान और टाइगर वाइट फैदर के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों? इसको कैसे इस बारे में मालूम हुआ और फिर वो इतनी आसानी से कैसे डॉक्टर आलमगीर, विक्टर और बादशाह तक पहुंच गए? सेठ अकमल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, मैंने जो तजिया किया है उसके मुताबिक उन्हें नूरपुर से इस बारे में मालूमात मिली हैं। नूरपुर में सजावल पकड़ा गया था, गो से हलाक कर दिया गया। वहां से बच्चों की ज़मीन में दबी हुई काफ़ी लाशें मिली थी और मैंने जो मालूमात हासिल की हैं इनके मुताबिक इन लाशों को पहली बार वहां के रहने वाले एक रिटायर्ड साइंसदान डॉक्टर अमजद ने देखा और फिर पुलिस की इतला दी और इस इमरान को भी डॉक्टर अमजद की हवेली में देखा गया। फिर ये इमरान थाने में भी गया और सजावल के मखसूस अड्डे पर भी को तमाम सबूत मिटा दिए गए थे और बाद में डॉक्टर अमजद भी कार के हादसे में हलाक हो गया। लेकिन उसके बाद वाइट फैदर के खिलाफ तमाम कार्रवाई शुरू हो गई और अभी तक जारी है। उन्होंने किस तरह आलमपुर में उस्ताद लालू का सुराग लगाया, लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो उस्ताद लालू दारुल हुकूमत में उस्ताद कालू के पास पहुंच गया। उन्होंने ताजू से यकीनन उस्ताद कालू के अड्डे का एड्रेस मालूम किया। उस्ताद लालू तो वापस चला गया, लेकिन उस्ताद कालू उनके हाथ लग गया और उन्होंने यकीनन उस्ताद कालू से विक्टर का पता चलाया और फिर विक्टर के होटल में कत्ले आम करके वो विक्टर को उठा कर ले गए। विक्टर बादशाह को भी जानता था और डॉक्टर आलमगीर को भी, इसलिए उन्होंने विक्टर से मालूमात हासिल करके डॉक्टर आलमगीर को भी उठा लिया और बादशाह को भी। रॉबर्ट ने वाकई इंतहाई सहानत से तफसीली तजिया करते हुए कहा।
तुम ठीक कह रहे हो। अब ये बताओ कि डॉक्टर आलमगीर और बादशाह दोनों आगे किसका नाम बताएंगे? सेठ अकमल ने होंठ चबाते हुए कहा। डॉक्टर आलमगीर किसी को नहीं जानता। इसका काम बच्चों की आंखें निकालकर उन्हें महफूज करना है। उनके डब्बे बैंक के मखसूस लॉकर में पहुंचा देता था, जहां से उन्हें रवि हासिल कर लेता था और फिर वो उन्हें काफरिस्तान स्मगल कर देती थी, जहां से ये डब्बे एक्रीमिया भिजवा दिए जाते थे। इस तरह डॉक्टर आलमगीर ज्यादा से ज्यादा इस लॉकर के बारे में बता देगा और लॉकर डॉक्टर आलमगीर के नाम पर है और उसे नहीं मालूम कि आगे क्या होता है। इस तरह ये रास्ता बंद हो जाता है। और जहां तक बादशाह का ताल्लुक है तो जनाब, बादशाह दारुल हुकूमत का बहुत बड़ा बदमाश है और मुल्क में उसके आदमियों को हमने वाइट फैदर अगवा कराने के लिए हायर किया हुआ था। लेकिन बादशाह को सिर्फ इतना मालूम है कि आप इस बिजनेस के हेड हैं, लेकिन वो आपका नाम नहीं जानता। और जनाब, आपको इससे आज तक फ़ोन पर भी बात नहीं हुई, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यही बता सकेगा कि इस बिजनेस का ताल्लुक एक सेठ से है और बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और दारुल हुकूमत में बेशुमार सेठ हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ नाम सेठ से कुछ नहीं समझ सकते। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। तो सेठ अकमल का सुस्ता हुआ चेहरा पे इख्तियार खिल उठा। गुड शो रॉबर्ट, तुम वाकई ही बेहद समझदार हो। लेकिन रॉबर्ट, वाइट फैदर बिजनेस का क्या होगा? हमारा बिजनेस इंतहाई कामयाब जा रहा था, सेठ अकमल ने इस बार नरम लहजे में कहा। जनाब, हमने पहले ही हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर इस बिजनेस के लिए अलहदा दो ग्रुप बनाए हुए थे। दोनों अपने अपने तौर पर काम करते थे। एक ग्रुप बादशाह का था और उस ग्रुप से मिलने वाला वाइट फैदर का फिनिशिंग टच डॉक्टर आलमगीर देता था। लेकिन दूसरा ग्रुप उसने यकसर मुख्तलिफ था। उसके हेड का नाम जेरी है और जेरी इस बादशाह से बड़ा बदमाश है, लेकिन वो जराइम की आला सतह पर काम करता है। उसके आदमी बादशाह के आदमियों की तरह जबरन बच्चे नहीं छुपते, बल्कि वो अस्पतालों के अमले और दाइयों को भारी रकूमात देकर अगवाशुदा बच्चे हासिल करते हैं। इन बच्चों को फिनिशिंग टच डॉक्टर आजम देता है और ये एक दूसरे स्मगलर के जरिए काफरिस्तान पहुंचा दिए जाते हैं। जेरी से आपका कोई राब्ता नहीं है, बल्कि उससे मेरा राब्ता है। वो आपके बारे में जानता ही नहीं, इसलिए आप बेफिक्र रहें। जेरी अपना काम करता रहेगा, इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता सिर्फ इतना होगा कि काम की रफ्तार कम हो जाएगी। कुछ अरसे बाद जब दोबारा सब कुछ ओके हो जाएगा तो काम की रफ्तार तेज करने के लिए हम नया ग्रुप तैयार कर लेंगे। रॉबर्ट ने कहा। ओके ठीक है, लेकिन इन लोगों को तो सजा देना जरूरी है जो हमारे आड़े आ रहे हैं, सेठ अकमल ने कहा। जनाब, ये लोग ऊंचे पैमाने पर काम करते हैं। अगर हमारा एक आदमी भी उन्होंने पकड़ लिया तो फिर आप समेत सारा सेटअप उनके सामने आ जाएगा। अब वो खुद ही टकरे मार कर रह जाएंगे और आखिरकार वो यही समझेंगे कि उन्होंने इस बिजनेस का खात्मा कर दिया। इस तरह मामलात ओके हो जाएंगे, रॉबर्ट ने कहा। ठीक है, बहरहाल तुम बेहतर समझ सकते हो। आज से तुम इस बिजनेस के फुल इंचार्ज और उसका तुम्हें बिजनेस के तमाम अखराजात के अलावा 25% कमीशन भी मिलेगा, सेठ अकमल ने कहा। शुक्रिया जनाब, आप कतई बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, रॉबर्ट ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, सेठ अकमल ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसके जहन में अली इमरान का नाम गूंज रहा था। उसे याद था कि एक बार उसकी मुलाकात मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह कर्नल शहाब से हुई थी और बातों बातों में मिलिट्री इंटेलिजेंस की कारकर्दगी की बात छिड़ गई तो कर्नल शहाब ने कारकर्दगी के बारे में इस अली इमरान की इतनी तारीफ की कि सेठ अकमल हैरान होकर रह गया। और उसके पूछने पर कर्नल शहाब ने इमरान के बारे में जो तफसील बताई थी वो इस कदर खौफनाक थी कि सेठ अकमल उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया था। लेकिन ये मुलाकात इसके लिए ना हो सकी कि सेठ अकमल को बिजनेस के सिलसिले में फौरी एक्रीमिया जाना पड़ गया और फिर उसकी वापसी कई माह बाद हुई, इसलिए उसके सहन से ये सब कुछ निकल गया था। लेकिन अब रॉबर्ट ने उस अली इमरान का नाम लेकर उसके लाशऊर में पुरानी सारी बातें उजागर कर दी थी। इसलिए गोस ने रॉबर्ट से तो कोई बात ना की थी, लेकिन खुद उसके सहन में खदशात और खतरात उभर आए थे। बच्चों की आंखों का बिजनेस एक्रीमिया की एक पार्टी के कहने पर शुरू किया गया था और अब तक ये बिजनेस इंतहाई कामयाबी से जारी था, क्योंकि बच्चों की आंखों से हासिल होने वाला करनिया वो पार्टी इस कदर भारी कीमत पर खरीद करती थी कि सब अखराजात करने के बावजूद भी बेपनाह मुनाफा हो जाता था। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि अगर इस इमरान को ना रोका गया तो किसी भी लम्हे ये शख्स उस तक पहुंच सकता है, लेकिन कोई लाया अमल उसकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक एक ख्याल के सहन तहत तो उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फॉल्स कलम, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। सेठ अकमल बोल रहा हूँ, जेफरी से बात कराओ, सेठ अकमल ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जेफरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सेठ अकमल बोल रहा हूँ जेफरी, क्या तुम्हारा फ़ोन महफूज है? सेठ अकमल ने पूछा। ओ अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो सेठ अकमल, चंद लम्हों बाद जेफरी की आवाज़ सुनाई दी।
यस, क्या फोन महफूज हो गया है? सेठ अकमल ने पूछा। हाँ, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं, जेफरी ने कहा। क्या तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान को जानते हो? सेठ अकमल ने कहा। हाँ, क्यों? जेफरी ने चौंक कर कहा। क्या तुम उससे हलाक कर सकते हो? सेठ अकमल ने कहा। कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, जेफरी ने जवाब देते हुए कहा। क्यों? अगर तुम्हें तुम्हारे मतलब का मुआवजा दे दिया जाए तो फिर? सेठ अकमल ने कहा। नहीं सेठ अकमल, ये शख्स इंतहाई खतरनाक है, ये तो शायद हलाक ना हो, अलबत्ता मेरा पूरा ग्रुप उसके हाथों हलाक हो सकता है। और मेरा आपको भी मशवरा है कि आप इस सिलसिले में कोई इकदाम ना करें, वरना आप तक वो पहुंच जाएगा, जेफरी ने कहा। ओके ठीक है, शुक्रिया, सेठ अकमल ने कहा और रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया। जेफरी जैसा आदमी भी अगर इससे खौफजदा है तो फिर वाकई ही मुझे रॉबर्ट की बात मान लेनी चाहिए और खामोश रहना चाहिए। बिजनेस का क्या है, बाद में ज्यादा कमा लिया जाएगा, सेठ अकमल ने बड़बड़ाते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने मेज के दराज से एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे मुंह से लगा लिया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आप कुछ थके थके से लग रहे हैं, क्या कोई खास बात हो गई है? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, सफ़ेद कबूतरों के सिलसिले में गाड़ी एक बार फिर रुक गई है, इमरान ने कहा। आपका मतलब है मासूम बच्चों की आंखों वाले सिलसिले से है? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, सदीकी ने इन बच्चों के लिए सफ़ेद कबूतरों की इस तरह वजह की है, इमरान ने जवाब दिया। अब तक क्या सूरत हाल सामने आई है? ब्लैक जीरो ने पूछा। एक डॉक्टर आलमगीर की टीम मिली जो इन बच्चों की आंखें निकालकर उन्हें मखसूस डब्बों में मौजूद महलूल में डालकर महफूज किया करता था और बच्चों को हलाक करके उनकी लाशें दूर दराज इलाकों में दबा दी जाती थी। उसे 4 स्टार्स ने पकड़ा, लेकिन उसने सिर्फ इतना बताया कि बच्चे बेहोशी के आलम में उस तक पहुंचाए जाते और वो उन्हें हलाक करके उनके बाद उनकी आंखें निकाल कर उन्हें महफूज कर लिया करता और फिर ये महफूज शुदा आंखें एक बैंक लॉकर में रख दी जाती, जहां से न जाने कौन उन्हें निकाल लेता। अलबत्ता उसका मुआवजा लॉकर में पहुंच जाया करता था। सदीकी ने इस बार भी पनाह तशद्दुद किया, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ ना बता सका और हलाक हो गया। इधर एक बदमाश बादशाह के बारे में मालूम हुआ कि वो सारे गिरोह का सरपरस्त है। मैंने जोसेफ और जवाना के साथ उसके अड्डे पर रेड किया और फिर इस बदमाश पर भी बेपनाह तशद्दुद किया, लेकिन वो सिर्फ इतना बता सका कि सारे बिजनेस का असल आदमी सेठ है और बस। वो ना सेठ का नाम जानता था और ना ही उसका फोन नंबर। फिर वो भी हलाक हो गया और इस तरह अब आगे का रास्ता बंद हो गया है, इमरान ने कहा। आप इस सेठ को तलाश करना चाहते हैं? ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है ये बदमाश लोग तो एक्रीमिया और यूरोप में बच्चों की आंखें फरोख्त नहीं कर सकते। ये यकीनन इस सेठ का कारोबार होगा और जब तक ये सेठ नहीं मिलेगा इस वक्त तक ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता और वो इस बादशाह की बजाय किसी और बदमाश ग्रुप को एंगेज कर लेगा। यहाँ दारुल हुकूमत में बदमाशों की क्या कमी है और इस तरह ये खौफनाक धंधा चलता ही रहेगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, पुलिस इस सिलसिले में काम क्यों नहीं करती? आखिर बच्चे अगवा किए जाते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। बादशाह से ये राज मालूम हुआ है। बादशाह ने एसएसपी को भारी रिश्वत देकर उसे पुलिस थानों को बाकायदा सर्कुलर भिजवा दिया था कि पुलिस बच्चों के अगवा की आम रिपोर्ट दर्ज करेगी, बाकायदा एफआईआर नहीं काटी जाएगी, क्योंकि इस तरह पुलिस सिर्फ सरसरी इंक्वायरी करके खामोश हो जाती थी, उसे केस मुकम्मल नहीं करना पड़ता था। मैंने सर सुल्तान को कह दिया है, अब तक उसे एसएसपी से हिसाब किताब हो चुका होगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, असल में तो इस पार्टी का पता चलना चाहिए जो एक्रीमिया और यूरोप में आंखें खरीद करती है और आंखें फरोख्त करती है। इससे इस सेठ का भी पता चल सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। ओह हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये ड्यूटी लगाई जाए कि इस पार्टी को ट्रेस करे, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, इस तरह ये ट्रेस नहीं हो सकती। ये तो ऐसी तंजीमों की मुखबरी करने वाली किसी तंजीम के चीफ से मालूम हो सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, फिर वो उम्रो अय्यार की जंबील मुझे दो, शायद कोई जादुई हरबा निकल आए उससे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बे इख्तियार हंस पड़ा। उसने मेज की दराज खोलकर उसमें से सुर्ख जिल्द वाली जोखीम डायरी निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। ये इमरान की अपनी मुरतब कुर्ता डायरी थी जिसमें उसने फ़ोन नंबर लिखे हुए थे और इमरान इसको उम्रो अय्यार की जंबील कहा करता था। इमरान ने डायरी खोली, इसकी वर्किरताने शुरू कर दी। काफी देर तक वो डायरी को देखता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए डायरी बंद की और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लकी स्टार क्लब, एक नुस्वानी आवाज सुनाई थी, लेकिन बोलने वाले का लहजा एक्रीमियन था। पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, ग्राउंड से बात कराओ, इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। पाकिस्तान से? ओ अच्छा, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा किया। हेलो, ग्रांट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन फ्रॉम पाकिस्तान बोल रहा हूँ।
इमरान ने कहा, ओह इमरान साहब, आप बड़े अरसे बाद आपने याद किया, फरमाइए। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरी डायरी में तुम्हारे नाम के आगे इंसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है, इसलिए जब और कहीं से मसला हल नहीं होता तो मजबूरन इंसाइक्लोपीडिया की मदद हासिल करनी पड़ती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी मेहरबानी है, हुक्म फरमाइए। दूसरी तरफ से मुसर्रत भरे लहजे में कहा गया, मुझे एक ऐसी तंजीम की तलाश है जो यूरोप और एक्रीमिया में मासूम बच्चों की आंखों की पुतलियां, जिन्हें करनिया कहा जाता है, पाकिशिया से खरीद करती है और फिर उन्हें इन अमीर लोगों को फरोख्त किया जाता है जिनकी आंखें खत्म हो जाती हैं। इमरान ने कहा, मासूम बच्चों की आंखों के करनिए, ये कैसे हो सकता है? इमरान साहब, वो बच्चे तो हलाक हो जाते होंगे। ग्रांट के लहजे में इंतहाई हैरत थी। हाँ, और यहाँ पाकिशिया में ये काम होता रहा है। सैकड़ों बच्चे अगवा करके उनकी आंखें निकाल ली गई और उन्हें हलाक करके ज़मीन में दबा दिया गया। Like, comment, share, press the bell icon.